चलिए, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चर्चा करें नंबर सिस्टम की। कुछ क्लासेस आपने देख रखी होंगी एंड आई होप कि मजा आ रहा होगा, है ना। नंबर सिस्टम पहले ही बताया था, मजेदार टॉपिक है, सीखने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। और अभी तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरू किया है, सिर्फ नंबर्स के बारे में जाना है और अभी प्राइम नंबर पर चर्चा चल रही है और अभी प्राइम नंबर की चर्चा भी कंप्लीट नहीं हुई है। आज और प्राइम नंबर पर चर्चा करेंगे और इसके बाद बीच बीच में कभी कभार थोड़ा बहुत डिस्कशन होते रहना चाहिए, माहौल बना रहता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और है कि हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी सेशन भी प्लान करेंगे आपके लिए, है ना। इंट्रोडक्टरी सेशन में क्या रहेगा कि आपके लिए कई चीजें रहती है। मेन मुद्दा ये रहता है कि कैसे हम इस आधारशिला 2025 को सबसे सक्सेसफुल बैच बनाएं। तो वहां पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के साथ साथ और भी कई चीजों की जरूरत आपको पड़ती है ना, लाइक स्ट्रैटेजीज होती हैं, बहुत सी चीजें रहती है। तो इन सभी चीजों पर भी आपके साथ फिर लगातार बात की जाए तो वो सारी चीजें भी जल्दी ही इंक्लूड करी जाएगी आपके बैचेस में। अच्छा, अब बात शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ये प्राइम नंबर पर डिस्कशन किया था, ये सारे सवाल हम लोग लगा चुके थे और मैंने बोला था कि जहां तक हो गया उसके आगे से ये आपका कार्यक्रम आज का शुरू किया जाएगा। तो यहां तक हम लोग कल कर गए थे, राइट। ये हमारा कल का आखिरी सवाल था। अब इसके बाद आज का जो सेशन होगा ये इसके जस्ट आगे से शुरू होगा एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आगे वाले जितने भी सवाल रहेंगे वो सवाल आप बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इस सवाल को ब्रेक कर सकते हो, राइट। तो चलो भाई ट्राई करते हैं। इन्होंने दे रखा है ABCDE 5 के 5 प्राइम नंबर है हमारे पास, बड़ी अच्छी बात है। वेयर ए जो है वो सबसे छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए ए, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर उससे बड़ा सी, फिर उसके बाद डी और ई जो है वो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है ना। अच्छा, एक चीज और है, इन्होंने सीक्वेंस की बात नहीं करी है कि ये सब लगातार प्राइम नंबर है। ये कोई भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि 5 ले, फिर उसके बाद 17 ले लें जाके, फिर उसके बाद 47 ले लें, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, बट असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। मतलब ए की वैल्यू सबसे छोटी होने वाली है। आपसे बोला है इन्होंने कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 306 बन रहा है जाकर के। आपको फिगर आउट करना है a क्यूब प्लस 2a की वैल्यू बताइए। ट्राई कर जाओ यार, है ना। सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते हैं, बट नॉर्मली अगर किसी को दोगे तो थोड़े से हाथ पैर तो फूलेंगे, वो जरूरी भी है ना। बट मुझे उम्मीद है कि शायद आप इसे बड़ी इजीली कर पाएंगे। तो जरा एक बार इसका
आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या रहेगा इसका। पॉइंट को पिक करने वाली बात यहां पे है मेरे भाई, इन्होंने लिख रखा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। हमें मालूम है कि सिंगल प्राइम नंबर इवन होता है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है, राइट। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है आपके पास, और वो कौन सा है? 2। इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर आपके पास नहीं है। दैट मींस, और इन्होंने बोला नहीं कि कहीं पर भी एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर के बराबर है, सब बोले असेंडिंग ऑर्डर में। दैट मींस ये 5 डिफरेंट प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। अब 5 डिफरेंट प्राइम नंबर की बात करें तो इसका मतलब ये तो हम श्योर हैं कि एटलीस्ट 4 जो नंबर होने हैं वो तो यहां पर ऑड नंबर आएंगे। एटलीस्ट होने को 5 भी ऑड हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 ऑड नंबर आएंगे। 4 से कम ऑड प्राइम नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इवन प्राइम नंबर आपके पास एक है, तो एटलीस्ट 4 ऑड नंबर आएंगे, और जब 4 ऑड हो जाएंगे तो भैया ये चारों का सम इवन आएगा। दैट मींस आपकी कंपल्सन है कि आपको ए जो है वो इवन, कोई ना कोई एक नंबर आपको इवन रखना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सम इवन मिलेगा। और ये चर्चा कल हम लोगों ने करी थी, जब एक सवाल आया था ना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38, है ना, तो वहां पर 3 नंबर्स ऐड हो रहे थे, तो ये चर्चा करी थी। तो भाई अगर हमें सम इवन चाहिए, दैट मींस हमें 4 तो हमने ऑड रखना है और 1 हमें इवन रखना है। और इवन प्राइम नंबर इकलौता है बोले 2 है, और 2 मेरे भाई सबसे छोटा होता है। तो इस असेंडिंग ऑर्डर को बिल्ड करने के लिए आपकी मजबूरी है कि आप a की वैल्यू 2 रखो, राइट। क्योंकि एक प्राइम नंबर हमें इवन रखना है। अब इवन प्राइम नंबर हम b या c या d को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? कि अगर सपोज करो मैंने यार b को 2 रख दिया फॉर एग्जांपल, तो मुझे a की वैल्यू 2 से छोटी रखनी पड़ेगी जो प्राइम भी हो, और ऐसा कोई नंबर आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो मजबूरी है कि a की वैल्यू हम 2 रखें। इसीलिए उन्होंने a के बारे में बात करी, इसीलिए उन्होंने b c d के बारे में बात नहीं करी। ये पूरी बिल्डिंग आज ही बनाएंगे क्या? मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, लड़के पढ़ नहीं पाएंगे, लगे पड़े हैं। इतना कौन सा कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं यार, सिंपली रेनोवेशन टास्क चल रहे हैं, तुम तो पूरा आफत मचाए पड़े हो। बोल के आओ जरा इनको कि भैया जो भी काम करना करे क्लास के बाद किया करो। ओके, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब इन्होंने जब a की वैल्यू 2 निकाल ली है, तो इसका मतलब आपको चाहिए a क्यूब प्लस 2a। तो a क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और प्लस 2a हो जाएगा 4। सो योर आंसर इज इक्वल टू 12। तो ऑप्शन डी आपका फाइनली करेक्ट हो जाएगा। कितना टफ लगा? कल हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, तो आज बेहद आसान लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 0 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं m है, जो भी टोटल संख्याएं 0 से 50 के बीच में वो m है, और 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं n है, तो m माइनस n किसके बराबर है? ये CDS 2020 में आया वो सवाल है। अब CDS के सवाल तुम लोग को टफ, मतलब मार्केट में तो ये हवा रहती है ना, बोलो CDS सवाल टफ होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं मेरे भाई। अब तुम इतना सीख चुके हो कि तुम्हें फर्क नहीं है। याद करो, मैंने एक मोबाइल नंबर दिया था आप लोगों को, यह भी बोला था कि ये लगेगा नहीं, 442 232 232 1। और ये क्या बोला था कि भैया ये 100 तक की सभी प्राइम नंबर्स का डिटेल है, तो 50 तक ये जाएगा, ये आपका हो गया 0 से 50 तक की प्राइम नंबर, और ये हो जाएगा आपका 50 से 100 तक के प्राइम नंबर। तो यहां पर टोटल कितने प्राइम नंबर बन रहे हैं? तो आप कहोगे सर 15 प्राइम नंबर बन रहे हैं। टोटल कर जाएंगे तो आपके पास 15 प्राइम नंबर आ जाएंगे। और यहां पर कितना बन रहा है? बोले सर 10 प्राइम नंबर बन रहे हैं। तो बेहद आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी के तो यहीं बैठे रहेंगे कि कितने कितने प्राइम नंबर बन रहे हैं, और आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बोले सर m बराबर 15 और n बराबर 10। अब समझ में आई पहले दिन की मेहनत कहां काम कर रही है? जिस चीज को समझाने के लिए टाइम लगना था वो बर्बली हो रहा है। 15 में से 10 घटाओ, आंसर 5। CDS में आया वो सवाल है मेरे भाई, है ना। तो मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है, अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं हो सकती है। हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या को अगर मैं 3 के प्लस 1 के रूप में लिखूं, राइट। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं कि मैं ऐसे सवालों को क्यों लेकर के आऊं। ऐसे सवालों से जो आपकी लैंग्वेज पे
पकड़ बनती है, लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो बहुत बेहतरीन होती है। मतलब लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके यही है। जब आप ये सब छोटी छोटी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, छोटी नहीं बोलेंगे ना, अच्छी लैंग्वेज बोलेंगे, जब आप इन सभी तरीकों पे काम कर रहे हो तो दैट मीन्स फिर एग्जामिनर चाहे कितना भी ट्राई करता रहे, फिर वो लैंग्वेज ट्विस्टर डाल ही नहीं पाएगा आपके लिए, है ना। कितना भी ट्विस्ट करे आप पकड़ ले जाओगे। तो इसलिए ऐसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लगवाना जरूरी है। और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाने को तो कहीं पर भी बना सकते हो, बट जो सबसे बेहतरीन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो आपके नंबर सिस्टम से निकल के आते हैं। नंबर सिस्टम मतलब पूरा नंबर सिस्टम पकड़ लो, नंबर सिस्टम हो जाएगा, सर्च एंड इंडाइसेस हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आ जाता है उसी में, एचसीएफ एलसीएम, ये सारी चीजें नंबर सिस्टम का ही पार्ट रहती है मेरे लिए। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हो सर एचसीएफ एलसीएम आपके सिलेबस में नहीं है ना, क्या आप एचसीएफ एलसीएम नहीं पढ़ाएंगे? मेरे भाई नंबर सिस्टम का ही पार्ट है मेरे लिए। ठीक है, चलिए, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या को मैं 3k+1 लिख रहा हूं, दैट मीन्स ये लिखा है 3k+1, और ये मेरे लिए मेरे भाई एक प्राइम नंबर है, ये मेरे लिए एक प्राइम नंबर है। अब मैं k की वैल्यू ऐसी कुछ भी डालूं कि जो ये प्राइम नंबर बन जाए, तो मैं k बराबर 2 लिख सकता हूं, 1 नहीं रख सकता, है ना। मैं k बराबर लेने को 2 लिख सकता हूं, 3 रख नहीं सकता, 4 रख सकता हूं, 5 16 हो जाएगा, 6 18 19, k बराबर 6 लिख सकता हूं। इस तरीके से मैं k की वैल्यू रख सकता हूं। ठीक है, चलिए अब बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने बोला है इसको 6m+1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर k और m जो है वो एक पूर्णांक है, एक इंटीजर नंबर है, एक सॉलिड प्रॉपर नंबर है। तो आपसे पूछ रहे हैं k के बारे में पूछा जा रहा है, k के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यार k को मैं क्या लिख सकता हूं जो ये मेरे पास प्राइम नंबर बने? अब आपको सीधा सा पता है, +1 कर रहे हो यहां पर, ठीक है, +1 कर रहे हो, और ये 3 से प्रोडक्ट है। तो अगर आपने मेरे भाई k को ऑड नंबर ले लिया, गलती से भी k को अगर ऑड नंबर ले लिया तो क्या हो जाएगा? बोले सर 3 इंटू ऑड नंबर, ये अपने आप में ऑड इंटू ऑड, ऑड ही बनाएगा। 3 गुना 5 15, 3 गुना 7 21, ऑड बनाएगा। और प्लस में जैसे ही 1 किया, ये मेरे भाई बन जाएगा इवन नंबर। और इवन नंबर कभी प्राइम होता नहीं है, इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर होता नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब इवन नंबर प्राइम होता नहीं है, इसका मतलब k की वैल्यू हम ऑड नहीं ले सकते हैं। ये तो हम बहुत श्योर हो गए कि k की वैल्यू ऑड नहीं ले सकते, तो ये खत्म हो गया। इसके बाद में ये कह रहे कि k की वैल्यू k कैन बी बोथ ऑड और इवन, दोनों हो सकता है। नहीं, k कभी ऑड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर k ऑड हो गया तो हमारे पास ये 3k+1 की वैल्यू एक इवन नंबर आएगी, और इवन नंबर कभी प्राइम नहीं होता है। तो ये हम श्योर है कि k की वैल्यू हम ऑड नहीं ले सकते। अब लड़ाई बच रही 2 ऑप्शन की, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। क्या हम k की वैल्यू कोई इवन नंबर ले सकते हैं, या ये कह रहे कि k की ऐसी कोई भी मान पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में? इनका ये कहना है। तो मेरे भाई बिल्कुल मैं यहां पर देख सकता हूं कि जैसे मैंने अभी आपके सामने कुछ पॉसिबिलिटीज रखी थी कि मैं k की वैल्यू ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 2 लेने पर ये कितना 6 और 1 7 बन रहा है। k बराबर मैं 4 ले सकता हूं, तो k बराबर अगर मैंने 4 लिया तो ये कितना हो जाएगा? बोले सर k बराबर 4 लेने पर 4 के 12 और 1 13 हो जाएगा। k बराबर 6 लेने पर भी बन जाएगा। आप सोचो सर k की वैल्यू सारे सम नंबर्स हो सकते हैं? नहीं, k बराबर 8 रखोगे 25 कॉम्पोजिट नंबर आएगा, राइट। k बराबर अगर हम 10 रख रहे 31, k बराबर 10 रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि k की वैल्यू इवन पॉसिबल है। तो जो इन्होंने बोला कि k की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो भैया k की वैल्यू इवन तो मुझे मिल रही है, तो k की वैल्यू पॉसिबल तो है। तो तुम्हारा ऑप्शन डी भी आउट हो गया। अब जब 3 ऑप्शन एग्जिट ले लिए हैं, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड गौर करो यार, यहां पर जो इन्होंने बोला है कि 3k और यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6m से, दैट मींस यहां से रिजल्ट आ रहा है आपके पास कि k बराबर 2m। बोलो यस और नो। और आप देख सकते हो यहां से कि k बराबर अगर 2 है, अगर k बराबर 2 है मेरे भाई, तो जरा ध्यान देना, तो m बराबर हो जाएगा आपके पास 1, m बराबर हो जाएगा 2, m बराबर हो जाएगा 3, m बराबर हो जाएगा 5। ये भी अपने आप में एक इंटीजर नंबर है। इन्होंने बोला है कि k और m इंटीजर है। बोले हाँ सर, सब जगह पर k और m इंटीजर है, तो कंडीशन कंप्लीटली सेटिस्फाई। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। बात क्लियर हुई? राइट, बात क्लियर हुई? ओके,
तो ये एक बेहतरीन लैंग्वेज की पेशकश। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मेरे भाई इरेशनल नंबर क्या होता है? बोले रूट वैल्यू ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर, रूट वैल्यू ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर। क्लियर है ना? ये होता है आपका इरेशनल नंबर। और परमेय संख्या तो कोई भी हो जाएगी। तो यार मैं कोई भी नंबर ले लूं, राइट, लाइक मैंने जैसे एक साइड पर मैंने ले लिया रेशनल एंड एक साइड पर मैंने ले लिया इरेशनल। ओके, तो अगर मैं रेशनल सपोज दैट कि 2/7 ले रहा हूं और यहां पर मैंने ले लिया √5 और इन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे भाई मेरे पास बन के क्या आएगा? 2√5/7, राइट। या फिर इसको मैं और अच्छे से अगर लिखना चाहूं सबको, अगर मैं अंदर पैक कर दूं तो 5 चौको 20, 20/49। अब मेरे भाई जरा सिर्फ इतना बताना, क्या 20/49 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहेंगे नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। दैट मींस ये भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर क्रिएट कर देगा। रूट वैल्यू अगर जा रही है साथ में तो ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर क्रिएट कर रहा है। तो एक रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? बोले सर जी हमेशा इरेशनल नंबर होगा। बात खत्म। रेशनल तो बचेगा नहीं। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है, इंटीजर्स। तो इंटीजर तो भैया देखो, इंटीजर √5 लगा है, इंटीजर होना नहीं। अपॉन में 7 भी लगा है, इंटीजर होना नहीं। इंटीजर होता है सिंपली गिनती, प्लस में हो माइनस में हो, सिंपली गिनती होनी चाहिए, तो इंटीजर है। तो इंटीजर हट गया। कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर का पार्ट होता है कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? बोले सर पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होता है। तो ये भी एक नेचुरल नंबर ले रहा है। और रेशनल आपने देख लिया, रूट लगाए तो हटेगा नहीं। तो ये 3 ऑप्शन जो है ये आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन इरेशनल नंबर फाइनल हो जाएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या अनवाशी और पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार वाली है? मतलब टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। अब जरा यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा समझाने की। मैंने एक चीज आपको नहीं समझा पाई, मैं जरा वहां पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। यहां पर मेरे भाई बात आ जाती है रेशनल नंबर की। ये मैंने हो सकता है कि शायद फर्स्ट लेक्चर में सिखाया हो, बट मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि शायद मैंने इस पॉइंट पर चर्चा नहीं की थी, तो जरा अब कर लेते हैं। मेरे भाई रेशनल नंबर के छोटी सी चर्चा हुई होगी, ज्यादा नहीं हुआ होगा। रेशनल नंबर के पार्ट होते हैं, एक होता है आपका इंटीजर, राइट, और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तक तो बात आ गई थी, उसके बाद आगे नहीं बढ़ी थी, राइट, भिन्न। और फ्रैक्शन का ही एक फॉर्म होता है डेसिमल, राइट। तो अब इंटीजर में फिर आपके आ जाता है यहां पर पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर के आपके पार्ट रहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये तो आपको पता है। दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव इंटीजर और तीसरा होता है आपका न्यूट्रल इंटीजर। तीसरा होता है न्यूट्रल इंटीजर। अब इनकी सबकी वैल्यूज क्या रहती हैं? बोले सर पॉजिटिव इंटीजर चलता है हमारा 1 2 3, कहां तक जाना है? इनफाइनाइट तक जाना है। इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं, राइट। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर हमारे पास पहुंचता है -1 -2 -3 और ये कहां तक जाता है? माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। और न्यूट्रल इंटीजर होता है हमारे पास 0। क्लियर है? ये चीज तो हो गई थी। अब मेरे भाई मुद्दा है फ्रैक्शन के ऊपर, राइट। तो फ्रैक्शन हमें पता है 2 फॉर्मेट में बनती है। एक हमारे पास बनती है फ्रैक्शन, अब इसको हम डेसिमल में भी क्रिएट कर सकते हैं ना। तो यहां पर इन्होंने यही वर्ड यूज किया जो इन्होंने लिखा है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल फॉर्मेट पे पहुंचे तो वो डेसिमल कभी खत्म ही ना हो। लाइक जैसे आप अगर 2/7 है, डिवाइड कर लो, मेरे भाई ये कभी खत्म नहीं होगा। आप 1/3 है या 2/3 है, डिवाइड कर लो, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में 3 लगा है तो वो फिर डेसिमल में रिपीटेशन लेके चला जाएगा, है ना। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आप डिवाइड करो, 1/3 को डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0.3333, कहां तक? बोले इनफाइनाइट तक चले जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बोले सर इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फ्रैक्शन में ही एक पार्ट रहता है डेसिमल, फ्रैक्शन में ही एक पार्ट रहता है डेसिमल। अब चाहे मैं फ्रैक्शन बोलूं चाहे मैं डेसिमल बोलूं, दोनों बात एक ही है ना। कैसे एक ही है वो समझा देता हूं कि कहीं पर भी अगर 2/7 लिखा हुआ है दैट मींस वो डेसिमल को कैरी कर रहा होगा।
ठीक है, चलिए तो डेसिमल जो होता है मेरे भाई वो एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी हम बोल देते हैं, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। मेरे शब्दों पर मत जाना, भावनाएं पकड़ना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, अब जैसे अगर टर्मिनेटिंग वाला है तो वो कौन सा सीन बनेगा, बोले सर अपॉन में 2 आ जाए, अपॉन में 2 आ जाए, 5 आ जाए, है ना, 4 आ जाए, और यूनिट डिजिट पकड़ लेते हैं ना, 8 आ जाए, हाँ ये सब आ जाते हैं। 3 नहीं आएगा, 4 लिख लिया, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। हाँ ये जो है अगर अपॉन में ये आ रहा है तो इसका मतलब अब इनके फॉर्मेट भी कुछ हो सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको लिख दूं डिनोमिनेटर में 20 है तो आपको पता है 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 4 इंटू 5 है तो 2 इंटू 5, राइट, 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 और 5 ही मिलेगा। अपॉन में अब यहीं पर मैंने 30 कर दिया तो 30 में क्या हो जाएगा, बोले सर 30 का मतलब ये हो जाता है कि अपॉन में 3 मिल रहा है, तो यहां पर अगर फ्रैक्शन में अपॉन में आपके पास 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, इनमें से अगर कोई भी नंबर है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो कभी भी फिनिश नहीं होने वाला, राइट। चलो भाई 0 और 1 का तो मतलब ही नहीं आता है अपॉन में, 0 और 1 का तो अपॉन में मतलब ही नहीं आता है, तो इनको तो हटा ही दो। अब जैसे मैं समझाता हूं कैसे, जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि 4/25, क्या ये अब आपको पता है डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 इंक्लूड है, राइट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं 25 से भाग कर दूं, 25 से भाग करूं तो कैसे करूंगा, यहां पर आए हम 4 लिखा, ये लिखा हमने 25, राइट, दशमलव लगाया, भाग टूटी बिंदी, 25 एकम 25, 15 बचा, 0 1 बढ़ा लेंगे अपने आप, 25 1 का 150, तो ये आ जाएगा 0.16। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 0.16। या इसका दूसरा तरीका मैं जो सॉल्व करता हूं, मैं कहता हूं डिनोमिनेटर में 0 बनाया करो। अब 25 दिख रहा है तो यार मैं मेरी साइड से 4 से गुणा करूंगा, 4 से भाग करूंगा, यही तुम्हारी कैलकुलेशन की एक शॉर्ट ट्रिक है। इसी पर लोग लेक्चर बना देते हैं, है ना भाई। मैं 0 इसलिए बनाऊंगा कि 0 हमें यह सिखाता है कि उतने के बाद दशमलव लगा दोगे, तो 25 से भाग करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ है रिस्पेक्टिवली अगर मुझे 4 से गुणा करना पड़े। तो अगर मैं 4 से गुणा कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 16/100, और बटे 100 तुम्हें क्या समझाता है, बोले सर 2 अंक बाद दशमलव। अब तुम खुद ही बताओ ये करना आसान है या ये करना आसान है, तो इसलिए मैं 0 नहीं मतलब डिनोमिनेटर में 0 बनाने पे कोशिश करता हूं। यही चीज आपको भी सिखाई अदर लेक्चर में। तो अगर डिनोमिनेटर में इन डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है तो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी, और अगर वहीं पर अगर मैं इनमें से कोई भी ले लूं, लाइक मैंने ले लिया 5/6, कर लो मेरे भाई डिवाइड ऐसे 5/6 को, ये आपसे डिवाइड नहीं होगा पूरा, क्यों, देखो बता रहा हूं। सबसे पहले क्या डेसिमल लगाया, 6 8 48, 2 बचा, 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18, करते रहो करते रहो, कहां तक करते रहो, बोले जहां तक तुम्हारे पास जगह है सब जगह, ये खत्म ही नहीं होने वाला है। डिनोमिनेटर में 7 ले लो, ठीक है, डिनोमिनेटर में 7 ले लो, लाइक 2/7 ले लिया मैंने, ओके। अब अगर मैं 2/7 को सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या, बोले सिर्फ भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया 20 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 पंचे 35, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, फिर से 2 बच गया, और कहानी अगेन रिपीट, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 7 8 56, मतलब क्या है, इतना होने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट। तो अब तुम्हें लगता है ये कभी खत्म होगा, नहीं सर, ये पेयर बनता चला जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इन नॉन टर्मिनेटिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोले सर जो टर्म रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, बोले सर 0.8 नॉर्मल था, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। समझ गए, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग का रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे यहां पर क्या रिपीट हो रहा है, बोले सर यहां पर पूरा ही रिपीट हो रहा है, 28 57 14, 28 57 14, ये पूरा रिपीट हो रहा है। तो मैंने कहा पूरे पर बार लगाओ क्योंकि इतना पूरा रिपीट हो रहा है। ये लो, ये प्रेजेंटेशन आएगा। 2/7 को हम क्या लिखेंगे, बोले सर 2/7 को हम ये लिखेंगे, राइट, ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब जरा अपने सवाल पे आ जाओ। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सी जो रेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए, बोले सर डिनोमिनेटर में 3 या 7 मिल जाए, डिनोमिनेटर में 3 या 7 मिल जाए, नॉन टर्मिनेटिंग कन्वर्ट हो गई। तो आप जरा देखने हैं, बोले सर यहां पर 3 है, बोले कतई नहीं है, यहां पर 3 है 7 है, नहीं है 8 है, यहां पर 3 और 7 है, नहीं है, यहां 6 में 3 दिख रहे हैं, बोले सर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी,
ये है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब दूसरे बच्चे इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पहले दे दिया कि डिनोमिनेटर में अगर 3 और 7 बन रहा है, फ्रैक्शन कभी टर्मिनेट नहीं होगी, हमेशा कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो आपने सीधा वही देखना। अब ये 1600 क्या है? बोले सर ये 1600 अगर देखा जाए तो 1600 को आप क्या लिखते हो? 1600 होता है मेरे भाई 16 गुणे 100, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे, ये हो जाता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, राइट। तो आप देखो 2 और 5 ही मिल रहा है, 3 और 7 कहीं नहीं है। ऐसे अगर आप 50 को देख रहे हो तो 50 क्या हो जाता है? बोले सर 2 गुणे 25 हो जाता है, मतलब ये 2 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 2 है। 2 और 5 मिल रहा है, 3 और 7 कहीं नहीं मिल रहा है। ये 8 क्या है? बोले सर 8 जो है ये 2 का क्यूब है, तो 3 और 5 मिल ही नहीं रहा है, सॉरी 3 और 7 कहीं मिल ही नहीं रहा है। यहां हमें 3 मिल रहा है 6 में, 2 3 6, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। बाकी अगर आप सबको कैलकुलेट करोगे तो देखना, इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो ये थोड़ी देर के बाद में साइलेंट हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा। एंड इन्होंने कहा है कि हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताइए कौन सा, सो ऑप्शन डी। अच्छा, अभी ये आज हम लोग एक काम और करेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, कुछ फ्रैक्शन के सॉल्व करने के तरीके भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन में ये भी हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब अगर तुमने सेशन 1 जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, अगर वो अच्छे से देखी होगी तो आप इस सवाल को बेहद आसानी से कर पाएंगे। देखो क्या क्या बोला है इन्होंने, बोला प्रत्येक नेचुरल नंबर एक रियल नंबर होता है। ऑब्वियसली रियल नंबर के पार्ट में ही आपको बताया था कि रेशनल और इरेशनल होते हैं, फिर रेशनल में इंटीजर एंड फ्रैक्शन बताया था, फिर इंटीजर में ही हमने पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर निकाला था, एंड पॉजिटिव इंटीजर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियसली जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर से ही निकल के आए, तो सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर में भरे होंगे। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या, बोले बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक रेशनल नंबर है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर रियल नंबर ये कहानी होती है। उसके बाद रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ओके। अब एक हो गया रेशनल और एक हो गया इर्रेशनल। अब इनका कहना है, बोले जितने भी, ये क्या बोले, हर एक रियल नंबर इरेशनल भी होगा। क्या बात कर रहे हो, कुछ रियल नंबर इरेशनल भी तो हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में तो यार √2 भी आता है ना, रियल नंबर में तो √2 भी आता है, बट ये √2 रेशनल नहीं इरेशनल है। तो मेरे भाई ये वाला पोर्शन गलत है, ये वाला आंसर, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी और भी देख लो, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेशनल नंबर के ही पार्ट में आपने सीखा था, अभी भी डिस्कस किया हमने। इंटीजर रेशनल नंबर के पार्ट में आ जाता है, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, है ना। तो हर एक इंटीजर क्या रेशनल नंबर होगा, बोले बिल्कुल होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, क्या बात कर रहे हो। इंटीजर में आता है एक पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर में आता है पॉजिटिव इंटीजर, जिनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, और एक हो जाता है नेगेटिव इंटीजर, एक हो जाता है नेगेटिव इंटीजर। तो भैया जो पॉजिटिव इंटीजर है वो ऑब्वियसली रेशनल नंबर का पार्ट है, तो हर एक नेचुरल नंबर जो है क्या वो रेशनल नंबर है, बोले बिल्कुल सही बात है। ये भी ऑप्शन, ये भी स्टेटमेंट सही लिखा है। तो इन्होंने पूछा है मेरे भाई कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के मार्केट के तरीके भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, लाइव कौन कौन है, जरा एक बार मुझे कमेंट करो। मुझे यहाँ पे लाइव काउंटिंग तो दिख रही है, बट कमेंट नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं तुम लोग कमेंट कर रहे हो या नहीं, हो सकता है शायद मेरे साइड से ही प्रॉब्लम। ओके, चलिए देखते हैं। तो अब जरा इस सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यदि p एक प्राइम नंबर है एंड p+2 भी एक प्राइम नंबर है। इनका कहना है कि p जो है वो भी एक प्राइम नंबर है और p+2 भी एक प्राइम नंबर है। अब p की वैल्यू क्या क्या आप रख सकते हो। अब p एक प्राइम नंबर, तो इसका मतलब p बराबर आप 2 रख सकते हो, लेकिन 2 रखेंगे तो ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा। 3 रख सकते हो, बोले बिल्कुल रख सकते हो। 5 रख सकते हैं। बेसिकली ये ट्विन प्राइम नंबर पर चर्चा कर रहे हैं,
ये क्या चर्चा कर रहे हैं? बोले सर ये ट्विन प्राइम नंबर की कैटेगरी है कि दो का डिफरेंस है। यस और नो? ये ट्विन प्राइम नंबर की कैटेगरी है। तो मैं 3 और 5 का पेयर बन सकता है, 5 और 7 का बन सकता है, 7 और 9 नहीं होता है, 9 और 11 नहीं होता, 11 और 13। पी बराबर में 11 रख सकता हूं क्योंकि पी बराबर छोटा लेना है ना। और फिर 13 नहीं रख सकता हूं, पी बराबर में 17 रख सकता हूं, फिर पी बराबर 29 रख सकता हूं, फिर पी बराबर 41 रख सकता हूं। ऐसे बहुत कुछ मैं रख सकता हूं पी बराबर। ठीक है, पी बराबर बहुत कुछ रखा जा सकता है। तो अब इन्होंने आपसे बोला है कि ये तो स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने, ये पूरा डाटा दे दिया। ठीक है, कि p बराबर अगर ये है तो आपको पता है कि यहां से p+2 बराबर क्या हो जाएगा? बोले सर p+2 बराबर यहां पर ये 5 आ जाएगा, अगर 5 है तो 7 हो जाएगा, 11 है तो 13 हो जाएगा, 17 है तो 19 हो जाएगा, 29 है तो 31 हो जाएगा, और 41 है तो 43 हो जाएगा, और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ जाएगी। अब इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि p+2+1, मतलब इनमें से किसी भी पर्टिकुलर पेयर को मैं गुणा करूं तो मेरे पास एक वर्ग आएगा। मतलब अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं और फिर +1 कर दूं तो वर्ग बन जाएगा। मैं अगर इन दोनों को गुणा करूं तो +1 कर दूं तो वर्ग बन जाएगा। मैं इन दोनों को गुणा करूं, किसी को भी मैं गुणा कर दूं p और p+2 को, तो मेरे पास एक वर्ग बन जाएगा। एंड मोस्टली आपको यह तरीका, इस सवाल का सॉल्यूशन पता है हमेशा क्या दिया जाता है? वैल्यू रख लो। क्या कर लो? बोले वैल्यू रख लो। नंबर सिस्टम पे जब भी इस तरीके के सवाल चलते हैं हमेशा ये समझाते हैं, बोले वैल्यू रख लो। अच्छा तरीका है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, अच्छा तरीका है, बट कभी कभार इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो हमें ये 2-3 बार वैल्यू रख के चेक करना होता है। मैं अगर सिर्फ 3 और 5 वाले को रख के 3 पंचे 15 और 1 16 करके आंसर टिक नहीं कर सकता कि हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगा। हमें 3-4 बार चेक करना होता है, 2-3 बार तो हम लोग एटलीस्ट चेक करते हैं, आप भी करते होंगे। अगर वैल्यू रखते हो, नंबर रख के आप जस्टिफाई करते हो तो सच में होता ना 2-3 बार चेक करते हो ना। और फिर भी 2-3 बार चेक करने के बाद में मन में एक चीज का ये डाउट रहता है कि हमारा आंसर सही होगा या नहीं। तो उसके लिए मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा तरीका, ये थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्चुअल देख लो, इसे कॉन्सेप्ट के साथ में देख लो, चीजें बेहद आसान हो जाएंगी। इन्होंने बोला आपसे पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1। इन्होंने आपसे कहा p ब्रैकेट में p+2 एंड +1, राइट। जरा इसकी कुंडली निकालना है तो निकालो भाई जरा। p को अगर अंदर गुणा कर दिया तो क्या बन जाएगा? p+2p एंड प्लस का 1, तो ये बन जाएगा मेरे भाई p+1 का होल स्क्वायर। अब p जो है वो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। बोलो यस और नो? डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब इसकी वैल्यू 2, 3, 5, 7, 11, 13 कुछ भी हो सकती है। एंड +1 और होल स्क्वायर दिख रहा है, तो बोले सर साफ साफ क्लियर है कि ये हमेशा प्राइम नंबर ही देगा। ये बेहद आसानी से हम कह सकते हैं कि ये हमेशा प्राइम नंबर ही देने वाला है। अब अगला स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपसे ये कहता है मेरे भाई, दूसरा स्टेटमेंट आपसे ये कहता है कि p+p+2, मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमेशा 12 से डिविजिबल होगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमेशा 12 से डिविजिबल होगा व्हेन p इज ग्रेटर देन 3। तो यार अगर आप नंबर से ट्राई करना चाहो तो यार p इज ग्रेटर देन 3, तो ये वाला तो उन्होंने नहीं माना है। इसके बाद वाला 7, 5, 12 कट रहा है 12 से, 11 और 13 24 कट रहा है 12 से, 17 और 19 36 ये भी 12 से कट रहा है, 29 और 31 60 ये भी 12 से कट रहा है, 41 और 43 84 12 7 84 ये भी 12 से कट रहा है। तो बोले हाँ यार सेट तो हो रहा है। तो आप अगर लैंग्वेज मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो भी आपका ये डाटा करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ओनली 1 एंड 2 ऑप्शन सी आपका फाइनली करेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा इसको जरा एक तरीके से और समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर्स होता है वो 6x -1 एंड 6x +1 के कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं, राइट। जनरली सब लोग इस चीज को पता है क्या बोलते हैं कि अगर मैं यहां पर x और 6x -1 और 6x +1 ले लूं तो मेरे पास में इन तीन में से कोई ना कोई प्राइम नंबर डेफिनेटली आएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। जब फर्स्ट डे मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था ना
ये स्टेटमेंट गलत है कि इन तीन में से डेफिनेटली कोई ना कोई प्राइम नंबर आएगा, नहीं पॉसिबल है। आप x बराबर 20 रखो, 20 रखोगे, ये 20 बनेगा, ये 119 बनेगा, ये 121, तीनों कट रहे हैं, तीनों कंपोजिट है। तो ये स्टेटमेंट देना गलत है कि ये इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई प्राइम नंबर बनेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम स्टार्टिंग का 2 और 3 प्राइम नंबर को छोड़ दें तो जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो 6x - 1 और 6x + 1 के फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, राइट। ये फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, मतलब 6x + 1 हो सकता है और 6x - 1 हो सकता है, राइट। ऐसा कंपल्सन नहीं। आप बोलोगे सर फिर फॉर्मेट तो एक में निकल आया प्राइम नंबर में कि 6x + 1 6x - 1 डन। लेकिन हर एक x पर लाई करना फॉर्मेट कहलाता है। तो यहां पर हर एक x की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं किया सकता। अब जैसे मैं दिखाता हूं आपको, हम चलते हैं अपने पुराने वाले पेज पर जो हमने आपको कल दिखाया था, जहां पर हमने 100 तक के प्राइम नंबर लिखे थे, ये लिखे, ठीक है। अब अगर हम इस पेज को पकड़ लें, इस पेज को कॉपी मार के वहीं ले चले, है ना, ज्यादा सही रहेगा। इस पेज को कॉपी करके उसी अपनी जगह पे ले चलते हैं, वहीं चलो भाई, तुम्हारी वही जरूरत है। कहां पर हो? हाँ, यहां पर आ जाओ, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया वो नंबर। अब जरा देखो, मैंने कहा मैं स्टार्टिंग वाले इसको छोड़ देता हूं, मैं स्टार्टिंग में इसको छोड़ दे रहा हूं, इसको छोड़ दे रहा हूं। ये क्या है? बोले सर ये है 6x - 1, x बराबर 1 रख दो 5 आ जाएगा। ये क्या है? 6x + 1। ये क्या है? 6x - 1, x बराबर 2 रखो। ये 6x + 1, ये 6x - 1 है। क्यों? x बराबर 3 रखो। ये 6x + 1 है। यहां पर 23, x बराबर 4 रखो, x बराबर 5 रखो। यहां पर ये x बराबर 5 रखो, 6x + 1 है। ये 6x + 1 है। ये 6x - 1 है, x बराबर 7 रखो। ये 6x + 1 है। ये 47, x बराबर 8 रखो। हर एक नंबर, आप किसी भी नंबर को क्रॉस वेरीफाई कर लो। 97 पे आ जाओ, 16 × 6 = 96 और 1 97। 89 पे आ जाओ, 89, 15 × 6 = 90 - 1। 83 पे आ जाओ, 14 × 6 = 84 - 1। तो मतलब इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर मिलने हैं वो रहेंगे तो यार इस फॉर्मेट में कि या तो वो 6x + 1 बना रहे होंगे या फिर वो 6x - 1 बना रहे होंगे। ये चीज क्लियर हुई सभी को, राइट। तो यहां से मेरे भाई मुझे ये समझ में आ गया कि जो भी मेरे प्राइम नंबर होंगे, अब इन्होंने साफ साफ एक बोल दिया कि बाबा अपन p बराबर 3 ले नहीं सकते। तो अगर p बराबर 3 ले नहीं सकते, दैट मीन्स वो 3 और 5 पर चर्चा ही नहीं कर रहे। वो जो सबसे पहला पेयर है 3 और 5 वाला, वो इस 3 और 5 पे चर्चा ही नहीं कर रहे क्योंकि p इज ग्रेटर देन 3। दैट मीन्स वो चर्चा ही अपनी 5 से शुरू कर रहे हैं। और 5 के बाद तो हमें पता है कि हर एक प्राइम नंबर 6x + 1 और 6x - 1 में से किसी एक को फॉलो करता है, राइट। तो अब हमें यह मालूम है कि हमारे पास जो ये p है और ये p + 2 है, तो डेफिनेटली जो हमारा p होगा वो अगर इसे फॉलो कर रहा है तो जो p + 2 होगा वो डेफिनेटली यार 6x + 1 को फॉलो करे, क्योंकि तभी तो डिफरेंस 2 का क्रिएट होगा, तभी तो डिफरेंस 2 का आएगा, हाँ या ना, राइट। मतलब x की कोई भी एक सेम वैल्यू रहेगी। और इन्होंने बोला है कि इन दोनों का सम, इन दोनों का अगर सम करोगे माइनस से -1 से +1 खत्म हो जाएगा। सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा मेरे भाई 12x। और आपको पता है कि x आप एक इंटीजर ले रहे थे, बार बार x आप एक इंटीजर ले रहे थे। क्या मेरी बात क्लियर है, राइट। तो अगर x इंटीजर है तो साफ साफ दिख रहा है कि सर ये 12 का मल्टीप्लाई है। दैट मीन्स इन दोनों का सम हमेशा 12 से कटेगा व्हेन p इज ग्रेटर देन 3। ये इसका सॉल्यूशन है। दोनों चीजें क्लियर हुई सभी को, यस और नो? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो बढ़िया डिस्कशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ p इज रिलेटिवली प्राइम टू ईच ऑफ q एंड r। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है को प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है को प्राइम, पढ़ाया था। और को प्राइम का मतलब क्या होता है? बोले कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सर, HCF 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखना चाहिए।
ये होता है हमारा कोप्राइम। तो इन्होंने बोला है कि जो P और Q P जो है वो Q और R के लिए कोप्राइम है, मतलब P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। P एंड Q HCF, बोले सर 1। P और R HCF, बोले 1, राइट, दोनों में 1 1 आ रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? तो भाई अगर ये दोनों में 1 1 आ रहा है, इन्होंने बोला है कि दोनों P और P जो है वो प्रत्येक Q और प्रत्येक R के लिए कोप्राइम है, अच्छी बात है। तो गुणनफल Q और R के लिए क्या P कोप्राइम होगा? मतलब वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या P जो है, P और एक अगला नंबर है Q और R, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ये भी कोप्राइम होंगे, यस और नो? मेरे भाई अगर मैं एक चीज देख पा रहा हूं, कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अगर ये 2 है तो मैंने मान लिया ये 3 है, और ये अगर 2 है तो ये कितना हो गया, मैंने मान लिया 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या 2 और 5 या 15 में कुछ भी कॉमन है? डेफिनेटली नहीं है, राइट। दैट मीन्स ये चीज बहुत सही है कि P जो है वो QR के लिए भी कोप्राइम ही रहेगा, रिलेटिवली प्राइम ही रहेगा। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद में क्या है? P गुणनफल QR को डिवाइड करता है। अच्छा, आगे इन्होंने एक नया स्टेटमेंट दे रखा है, यह है आपका स्टेटमेंट 1 और यह है आपका स्टेटमेंट 2। P जो है वो Q और R को डिवाइड कर रहा है, इनका कहना है P जो है वो Q और R को डिवाइड कर रहा है, और हमें पता है दोनों को प्राइम में काटेंगे कुछ नहीं, हमें मालूम है दोनों को प्राइम। अच्छा, नहीं मालूम है। अच्छा, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये को प्राइम वाला चक्कर नहीं है। ये स्टेटमेंट 1 अलग है, जहां को प्राइम की चर्चा थी, ये अलग है। और यदि P Q को डिवाइड कर देता है ना, ये स्टेटमेंट 1 अलग है और स्टेटमेंट 2 अलग है मेरे भाई, ध्यान देना, राइट। तो इसको अब हम बिल्कुल नए सिरे से करते हैं, को प्राइम वाला चक्कर तो खत्म हो गया, स्टेटमेंट 1 हो गया फाइनल। अब इनका कहना यह है कि P जो है वो Q और R को डिवाइड कर रहा है। को प्राइम वाला फैक्टर भूल जाओ, क्लियर है? को प्राइम वाला फैक्टर भूल जाओ, वो स्टेटमेंट 1 से शुरू होकर के 1 पे ही खत्म हो गया था, इसीलिए उन्होंने कॉमन लैंग्वेज यूज नहीं करी। जैसे देखो पिछले सवाल के लिए ये देखो, पहले कॉमन लैंग्वेज यूज करी फिर स्टेटमेंट दिया, यहां पर कॉमन लैंग्वेज नहीं है। यहां देखो पहले ही स्टेटमेंट दिया कि पहला स्टेटमेंट 1 कह रहा है प्राइम, उसके लिए बताइए, अब ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो इनका कहना है कि यदि P जो है वो QR को डिवाइड कर रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग P जो है वो QR को डिवाइड कर रहा है, काट दे रहा है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन कट रहा होगा, राइट। यदि P Q को डिवाइड कर देता है, अच्छा एक चीज इन्होंने और बोली है कि अगर P जो है वो अगर Q को डिवाइड कर दे रहा है, P से Q कट जाएगा, अच्छी बात है। दैट मीन्स अगर P बराबर 2 है तो Q बराबर 4, 6, 8, 10 कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो P का जो भी समाधान है वो Q के अंदर है, दैट मीन्स R फ्री है। अब R फ्री ऐसा है कि R ऐसा हो सकता है कि वो P से कट भी जाए, और ऐसा नहीं भी हो सकता वो P से ना कटे, क्योंकि फर्क ही नहीं है, Q हैंडल कर ले रहा है ना उसे। तो R कंप्लीटली फ्री है कि वो 2 P से कटने वाला भी हो सकता है और P से ना कटने वाला भी हो सकता है, ये चीज क्लियर है। तो इन्होंने पूछा है कि P R को अवश्य काटेगा, अवश्य तो नहीं काटेगा यार, जब R फ्री ही है। जैसे मैंने बोला कि यार मैं ले लेता हूं कि P बराबर, सपोज दैट मैंने मान लिया कि P बराबर 2 ले लिया, तो Q बराबर क्या हो सकता है? बोले सर 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और R क्या हो जाएगा? बोले सर R फ्री है, R फ्री है। R को हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या R हर सिचुएशन में P से कटेगा? बोले सर हर सिचुएशन में तो नहीं कटेगा। आप पॉसिबिलिटी बोलते हैं कि क्या R भी P से कट सकता है, तो हम बोलते पॉसिबिलिटी है, कट सकती है। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं 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 डेफिनेटली कटेगा, है ना, P डिवाइड्स देन P मस्ट डिवाइड। भैया मस्ट डिवाइड तो नहीं होगा, मस्ट डिवाइड तो नहीं होगा, दैट मींस स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो ओनली 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल का। मजा आया? लैंग्वेज, ये है लैंग्वेज ट्विस्टर, यहां से आपके अंदर लैंग्वेज की समझ आएगी। ये सवाल इसीलिए करवाए हमने, है ना, ज्यादा सवाल नहीं है, थोड़े से और क्वेश्चन है, 4-5 सवाल और बचे हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक रियल नंबर है, बिल्कुल सही, अब तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी। प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है, नहीं 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 यार,
प्रत्येक रियल नंबर नहीं, उल्टा लिखा है आपने, प्रत्येक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर हो सकता है ना, उल्टा लिखा है ये। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है, हर एक इंटीजर रियल नंबर होता है। एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, बोले बिल्कुल सही बात है, तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से क्या लिखा है, इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यार इन्होंने कुछ खतरनाक खतरनाक सा नहीं दे रखा है, इस लाइन को भूल जाओ, ये आखिरी लाइन कंफ्यूज कर रही है। ओके चलिए, इसका कोई मतलब नहीं, ऊपर लिखा है इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है, तो बोले सर पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन डी आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे भाई, जब सीट आपको मिलेगी तो आप देख सकते हो, मैं यहां दिखा देता हूं। ये लीजिए ऑप्शन डी आपको दिख गया, ऑप्शन डी पहला, चौथा और तीसरा, थर्ड, वन, फर्स्ट, फोर्थ, ठीक है। तो बस बेहद आसान सवाल। अगले क्वेश्चन पे, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है सही बात। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है। एवरी कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर में कंपोजिट का पार्ट आता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, बिल्कुल सही बात है। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नहीं मेरे भाई, प्रत्येक पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती है, 0 1 बैठी है यहां पर, जो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चौथा गलत हो जाएगा, तो सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आसान लग रहे हैं सारे सवाल, लैंग्वेज बेस्ड, जिनको आप लैंग्वेज ट्विस्टर बोलते हैं। अब ये देखो, बड़ा डीप सवाल है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। दो परमेय संख्याओं के बीच कुछ गिनी चुनी, है ना, फाइनाइट नेचुरल नंबर, फाइनाइट नंबर्स होते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में फाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, गिने चुने। मैंने कल ही आपको बताया था, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, कल बताया था ना। अब इन्होंने पूछा रेशनल नंबर कितने आ सकते हैं, अगर कोई भी आप रेशनल नंबर पकड़ लो, बोले सर 1/4 ले लिया हमने, और यहां पर हमने 3/4 ले लिया, अब इनके बीच में कितना आ सकता है, आप बोलो सर सिर्फ 2/4 आ सकता है। अरे गधेड़ा, बहुत कुछ आ सकता है, 2/5 भी आ सकता है, क्योंकि ये है आपका 0.25 और ये है आपका 0.75। अब इसके बीच में कितना कुछ आ सकता है, बोले सर दुनिया भर की चीजें आ सकती है। 0.26 आ सकता है, 0.261 आ सकता है, 0.262 आ सकता है, 0.251, 252, 0.375 और चार अंकों पर चले जाए दशमलव के बाद, 5 अंकों पर कितने नंबर आ सकते हैं, बोले सर इनफाइनाइट आ सकते हैं। तो जो इन्होंने बोला फाइनाइट नंबर आएंगे, बोले सब गलत, कोई काउंट नहीं कर सकता कि कितने नंबर आएंगे रेशनल नंबर्स के बीच में। देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। हाँ ये बात सही है, ये बात करेक्ट बोली आपने, है ना, इसका जस्ट अपोजिट है, यहां फाइनाइट बोला था, यहां इनफाइनाइट। ओके, एंड लास्ट वन है, देयर आर अ फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन। भाई कुछ फाइनाइट नहीं होता है ना, कुछ भी फाइनाइट नहीं है, नंबर्स के बीच में कितना नंबर फाइनाइट, इनफाइनाइट आते हैं यार। तो हमारे हिसाब से यहां से ये डाटा भी गया। ओके, तो ये डाटा भी गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कौन सा, बोले सर ओनली वन, ऑप्शन ए करेक्ट है, सॉरी ओनली वन, ओनली 2, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट है, ओनली 2। अगला सवाल, परमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। नहीं यार, गलत बात है। अगर डिनोमिनेटर में 3 और 7 इन्वॉल्व है तो भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 3 और 7 इन्वॉल्व है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। क्लियर हुआ? तो अगर डिनोमिनेटर में 3 और 7 इन्वॉल्व है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। इनका कहना है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो भी रेशनल नंबर करेगा वो टर्मिनेटिंग होगा, तो भाई ये गलत बात है। पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। भैया ऐसा भी नहीं है। अगर हमारा डिनोमिनेटर, ऑलवेज की बात ना करो, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 है, 5 है, इसमें इन्वॉल्व है तो हमारा ये टर्मिनेटिंग होता है, बात क्लियर है? तो ऐसा भी नहीं कि भैया ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा,
हमेशा की बात नहीं कर सकते। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये भी नहीं होता है। अगर टर्मिनेटिंग होता तो फिर तो ये बनता ही नहीं, तो तीनों ये गलत हो गए, बचा हुआ चौथा करेक्ट हुआ। देखते हैं, अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार ना तो पुनरावृत्ति होता है, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और ना ही रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग तो नहीं होता है, बट हाँ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हाँ, ये चीज सही है कि इरेशनल नंबर है, लाइक कोई भी नंबर ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने √2 उठा लिया। अब √2 जो आप लिखते हो ना कि सर ये 1414 होता है, 1414 नहीं होता मेरे भाई, हम उसको अप्रोक्सीमेट 1414 ले लेते हैं, बट ये होता लंबा है, राइट। तो अप्रोक्सीमेट में 1414 लेते हैं, तो जो रूट है उसको हम इसीलिए इरेशनल बोलते हैं क्योंकि वहां पर ना तो रिपीटेशन क्रिएट होता है और ना ही कभी वो चीजें खत्म होने वाली होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन फोर्थ, स्टेटमेंट फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। तो फाइनली ऑप्शन डी ओनली फोर्थ, बाकी ये तीनों गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है, दोनों करेक्ट है। ओनली 1 and 2 ऑप्शन सी। बच्चा सवाल था, है ना, बालक सवाल था। अगला क्वेश्चन, थैंक यू। चलो भाई, तो अभी लेक्चर ओवर नहीं करते। मैंने आपसे बोला था कि एक अभी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग जो वो बार वाले सवाल होते हैं उनको भी देखते हैं, राइट। एक बार वो बार वाले सवालों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में डिस्कशन करते हैं कि आगे का क्या करना है, राइट। चलिए, ठीक है। ओके, तो मैं कहां पे था, यहां पे था। अभी इसको फिनिश नहीं करना है। अब इसके बाद आ जाते हैं डेसिमल पे। डेसिमल, तो डेसिमल मेरे भाई दो तरीके से रहता है ना। दो तरीके कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपको पता है। पहला तरीका एक आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको मैं डेसिमल भी बोल सकता हूं, फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल या फ्रैक्शन, है ना। और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये चीज तो समझा दी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहां से बनेगा। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, बोले सर डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर मतलब हर, है ना। फ्रैक्शन में जो होता है डिनोमिनेटर जो है वो 3 और 7, इन दोनों में से कुछ भी हो गया, फ्रैक्शन तुम्हारी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। और यहां पर क्या है, बोले सर डिनोमिनेटर 2 और 5, इनमें से अगर कुछ भी है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। बट ये 2 और 5 खूब बने रहे, ये अगर इन्वॉल्व हो गया तो समझ लो कि फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, खेल खत्म, वहां से रास्ता साफ हो जाता है। तो सीन क्या करते हैं मेरे भाई कि अगर मैं कहीं पर लिख लूं कि 4/3 लिखूं, 4/3, अब इसको मैं प्रेजेंट कैसे करता हूं, तो आप कहते हो सर 3 से अगर भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.333, और ये कहानी आगे चलती जाती है, राइट। तो इतना करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है 1.3 और हम 3 पर लगा देते हैं बार। जो भी टर्म रिपीट हो रहे हैं हम उसको उठाकर बार लगा देते हैं, खेल खत्म हो जाता है। जैसे अगर मैं और नंबर उठाऊं, है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग पकड़ लेते, मैंने 4/15 लिखा, 4/15 लिखा। अब क्या करूंगा मैं, बोले सर 0, 40 हो जाएगा, 15 दूनी 30, उसके बाद कितना बचेगा, बोले सर उसके बाद बचेगा 10, राइट। 15 दूनी 30, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 15 छिक्का 90, फिर से 10 बचा, 100 हो जाएगा। तो 6 और 6, फिर ये रिपीटेशन पे पहुंच जाएगा, ये रिपीटेशन पहुंच जाएगा। तो अब इसे मैं क्या लिखूंगा, बोले सर 0.2, 2 तो रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 6 रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ 6 पर बार लगा। ये इसका तरीका होता है प्रेजेंटेशन का।
राइट, अप्रोक्सीमेट पे आ जाता है, अप्रोक्सीमेट पे आ जाता है। तो ये आपका जो भी डाटा रिपीट हो रहा है सिर्फ उस पर बार लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्हें हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में तो रिप्रेजेंट कर लिया, अब डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे अभी जो पहला सवाल था, बोले सर 1.3 पर बार, तो ये क्या करें, तो मेरे भाई देखो नॉर्मल नंबर को अलग रखते हैं, इसको अलग कैलकुलेट करते हैं, तो 1 को तो अलग रख दो, इससे कोई लेना देना नहीं, मेन हमारी जो लड़ाई है वो यहां पर है, हमें इसको देखना है। तो इसके साथ करते क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये हो जाता है कि जो भी डेसिमल के बाद नंबर लिखा है सुकून से लिख दो, उसे सुकून से वो नंबर लिख दो, और जितने अंकों पर बार लिखा होता है उतने बार 9 लगा देता है। तो ये बेसिकली आपका 3/9 लिखा हुआ है, तो ये 1 + 3/9, अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/3 एंड अगेन डाटा आ जाएगा 4/3, राइट। अच्छा, इस चीज को जरा थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर मैं कहीं पर ये लिख दूं कि 0.74 और दोनों पर मैंने बार लगा दिया, तो आप क्या लिखोगे, बोले सर ये 0.74 है तो 74 लिख दो, और 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 99 लगा, 2 बार 9 लगा दो। मैं अगर और कोई नंबर लिख लूं 0.523 और तीनों पर मैंने बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 523 और 3 अंकों पर बार था तो 3 बार 9, राइट। इनमें प्रॉब्लम नहीं होती, अगर सभी दशमलव के बाद के सभी अंकों पर बार है तो प्रॉब्लम होती नहीं है, बेहद आसान है, बार हटाओ उतने बार 9 लगाओ, गेम ओवर। बट मुद्दा यह बनता है कि जब ऐसी सिचुएशन बने, यहां पर है गेम, असली गेम मेरे भाई यहां पर है, इसको देखो, इसके लिए क्या प्रबंध है। तो इसका प्रबंध यह होता है मेरे भाई कि अगर कहीं पे 0.2 और 6 कुछ नंबर पर बार है और कुछ पर बार नहीं है, बेहद अच्छे से समझ लीजिएगा, तो कुछ नहीं करना होता है, जो भी नंबर लिखा है 26 वो लिख दिया, और जिस पर बार नहीं है वो घटाएंगे, जो नंबर लिखा है वो नंबर लिख दिया, जिस पर बार नहीं है वो घटाएंगे अपॉन में, जितने अंकों पर बार है उतने बार 9 लिख दो, एक पर बार है एक बार 9 लिख दिया, जितने पर बार नहीं है उतने बार 0 लिख दो, ये होगा इसकी वैल्यू। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 24/90, 6 से काट दो, 6 चौको 24, 15 छिक्का 90, आ गया 4/15, ये लिखा है 4/15, राइट। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कोई भी उठा लिया, लाइक मैंने अगर कहीं पर लिख दिया कि 1.523 और 23 पर मैंने बार लगा दिया, तो अब इस चीज को आप कैसे ब्रेक करोगे, बोले सर इसको ब्रेक करने का तरीका बेहद आसान है, एक को अलग भेजो, उससे मतलब नहीं है, हमारी जो लड़ाई होती है ये डेसिमल के बाद वाली है। और बोले सर अब इसका प्रबंध सीधा सा इतना है कि यहां पर हम लिखेंगे 523, नंबर लिख दिया, जितने पर बार नहीं है वो घटा दिया, 5 पर नहीं है 5 घटा दिया, अपॉन में 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे, और 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 बार 0। ये होता है इसका फॉर्मेशन। सॉल्व कर जाइए इसे तो ये हो जाएगा 518/990। क्लियर हुआ? क्या बार वाला बेसिक समझ में आ गया? राइट। एंड अगर बेसिक समझ में आ गया तो कल जो हमारा सेशन शुरू होगा वो इसी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन पर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर ही हमारी कल की चर्चा शुरू होगी। कल हम इन्हीं सब चीजों पर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपका प्राइम नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो कल का सेशन है वो बार बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। इस तरीके से नंबर सिस्टम के एक एक सेगमेंट को पूरा करते हुए चले जाएंगे एंड सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। टेंशन मत लो, बस पढ़ाई करो। तो आज का सेशन अब कर लेते ओवर। अब थैंक यू वाला स्माइल अब जरूरी है, हाँ अब ऐसे खुश रहा करो तुम। तो आज का सेशन कर लेते ओवर और फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, है ना, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।